होतारो एक एवरेज हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसने हाल ही में एडमिशन लिया है, लेकिन उसकी दुनिया को देखने का नजरिया बाकी बच्चों से एकदम अलग है। वो अपने खास मोटो के साथ जीता है। अगर किसी काम को करने की जरूरत नहीं है तो उसे मत करो, और अगर जरूरत है कि उस काम को इस तरह करो कि उसमें सबसे कम एनर्जी लगे। होतारो मॉडर्न जापान में अपने परिवार के साथ रहता है और एक शांत अकेले जीवन जीने में विश्वास रखता है। उसे एनर्जी से भरपूर जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। आज उसके स्कूल का पहला दिन है और उसने पहले ही फैसला कर लिया है कि वो पूरे साल अकेला रहेगा। वो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए केवल उसी कामों में खुद को शामिल करेगा जो रिजल्ट देंगे। स्कूल के गेट में एंटर करते ही वो कई उत्साहित एनर्जी से भरपूर छात्रों को, नए कैंडिडेट्स को अपने क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए देखता है, लेकिन होतारो सीधा उनके बीच से निकलता है। अपनी शू रंग में जूते रखने के बाद वो अपने क्लासरूम की ओर बढ़ता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने इकलौते दोस्त सतोशी से होती है। सतोशी उसे अच्छी तरह जानता है और उसके मोटो से भी वाकिफ है। वो जानता है कि होतारो हर काम को जल्दी और कम एनर्जी में निपटाने में यकीन रखता है। सतोशी उसे हाई स्कूल में होने वाले कई मजेदार कामों और क्लब के बारे में बताता है, बट वो उन सब के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो वो उससे पूछता है कि वो आखिर स्कूल में अभी तक क्यों है, क्योंकि वो स्कूल खत्म होते ही बहुत जल्द घर चला जाता है। तब होतारो उसे एक लेटर दिखाता है और वो उसे खोलकर देखता है कि वो लेटर उसकी बहन ने दिया है, जो अभी इंडिया में किसी काम के लिए आई हुई है। और वो वहाँ होतारो उनके स्कूल के क्लासिक लिटरेसी क्लब में ज्वाइन होने को कहती है, क्योंकि वहाँ ज्यादातर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होते। वहाँ वो लिखती है कि हर साल स्टूडेंट का नंबर कम होता चला आया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो क्लब एक दिन बंद हो जाएगा। तो वो कहती है कि वो क्लासिक लिटरेसी क्लब के साथ कोई स्पेशल कनेक्शन नहीं रखती, तो वो उसे ज्वाइन करके उस क्लब को बंद होने से बचाने को कहती है। और क्योंकि होतारो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था तो वो उसे मना नहीं कर पाता। और वो वहाँ ये भी लिखती है कि अगर वो वहाँ ज्वाइन भी कर ले तब भी उसे कोई मुश्किल नहीं होने वाली, क्योंकि वैसे ही वहाँ पर कोई ज्वाइन नहीं करता। तो अगर वो ज्वाइन हो गया तो उसके हाई स्कूल के पूरे साल के लिए वो क्लासरूम उसके अकेले का होगा। ये देखकर होतारो और खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ किसी से भी बात करके अपनी एनर्जी खत्म करनी नहीं पड़ेगी। तो वो सतोशी को गुड बाय करके स्टाफ रूम से चाबी लेता है और फिर वो अपने क्लब की तरफ जाकर देखता है कि वो तो स्कूल के बहुत ही अंदर है, जहाँ ज्यादातर लोग नहीं जाते। और ये देख के उसे और भी अच्छा लगता है। अब वो चाबी डाल के दरवाजे को खोल के अंदर चला जाता है और तभी उसे वहाँ पे काले बाल वाली लड़की मिलती है जो खिड़की के बाहर देख रही है। वो उसे देखते ही उसकी तरफ आके अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसका नाम है ईरू। वो उससे कहती है कि वो होतारो को पहले से जानती है, क्योंकि वो लोग ओरिएंटेशन में साथ थे। ये बात सुन के होतारो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट थे और उसने होतारो को वहाँ नोटिस ही कैसे किया। वो उसे कहती है कि वो इस क्लब में अपने पर्सनल मैटर की वजह से ज्वाइन की है और उससे पूछती है कि क्या उसने भी क्लब में ज्वाइन किया है। तब होतारो मना करता है, क्योंकि अब क्लब में एक मेंबर है तो उसे क्लब को बचाने के लिए यहाँ ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। तो वो मुड़ के वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि जाने से पहले वो रूम को लॉक करके जाए, लेकिन वो कहती है कि वो दरवाजे को लॉक नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है। तब होतारो उसे कंफ्यूज होकर देखता है और फिर वो अपनी पॉकेट से चाबी दे के उससे पूछता है कि अगर उसके पास चाबी नहीं थी तो उसने भला अपने आप को कैसे लॉक करा। फिर ईरू भी इससे कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या दरवाजा लॉक था। तो होतारो रियलाइज करता है कि उसे पता ही नहीं था कि वो कमरे में बंद थी। और अब ईरू कंफ्यूज होकर उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है कि वो दरवाजा कैसे लॉक हो सकता है जबकि उसके पास चाबी नहीं थी। तभी सतोशी भी होतारो को देखने आता है और आते ही वो इस मिस्ट्री में घुस जाता है, लेकिन होतारो को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ के उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उस टाइम पे होतारो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कोई भी फील नहीं किया था। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसने आसपास कुछ अजीब सी चीज नोटिस करी। तब वो कहती है कि हाँ, उसने कुछ आवाजें सुनी थी। तभी उन्हें ध्यान लगाकर सुनने में वो साउंड सुनाई देती हैं। तो वो जल्दी से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाते ही वो देखते हैं कि ये तो स्कूल का जनरेटर है जो अपना काम करने के बाद स्कूल के दरवाजे को बंद कर रहा है। तब वो लोग रियलाइज करते हैं कि शायद जनरेटर ने ही उस रूम को लॉक किया था, क्योंकि उसे शायद पता ही नहीं था कि ईरू उस कमरे में हो सकती है, क्योंकि वो रूम काफी ज्यादा दूर था। जिसके बाद ईरू खुश हो जाती है कि वो सब इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। फिर वो सब एक साथ लॉबी में आते हैं, जहाँ ईरू सतोशी को उसके क्लब में ज्वाइन होने के लिए पूछती है और सतोशी बहुत सारे क्लब में ज्वाइन होने के बाद भी उसके साथ ज्वाइन करता है। तभी होतारो उसे कहने की कोशिश करता है कि वो ज्वाइन नहीं करने वाला, बट तभी ईरू फिर उसका हाथ पकड़ के उससे रिक्वेस्ट करती है और इस बार भी होतारो उसकी बातों में फिसल कर अपना एप्लीकेशन को उसे दे देता है और तब जाके वो इस क्लब का ऑफिशियल मेंबर बनता है। फिर अगला दिन होता है और स्कूल में आता है, और जब स्कूल खत्म होता है तो उसे स्कूल में रुक के ही ऐसे लिखना पड़ता है, क्योंकि आज वो अपना होमवर्क करना ही भूल गया था। तब सतोशी उस पर हंसने लगता है कि उसने अपना होमवर्क नहीं करा, लेकिन होतारो कहता है कि वो अपना होमवर्क लाना भूल गया था। उसके बाद सतोशी उसे एक स्कूल की मिस्ट्री के बारे में सुनाने लगता है, जहाँ वो कहता है कि सुबह सुबह एक लड़की अपने क्लासरूम में आ रही थी और तब बारिश हो रही थी, लेकिन ऊपर आते ही वो बहुत सी प्यारी पियानो की आवाज़ सुनती है जो म्यूजिक रूम से आ रही थी। वो म्यूजिक रूम बहुत ही अंधेरे में था और जैसे ही वो जाकर दरवाज़ा खोल कर देखती है
तो वो ये देख कर बहुत डर गई थी कि पियानो क्लास में कोई भी नहीं बैठा हुआ था और वो म्यूजिक अभी भी बज रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी म्यूजिक खत्म होने को आता है और जैसे ही म्यूजिक खत्म होता है तभी एक अजीब सी आवाज आके फ्लोर से एक बॉडी निकलती है जिसकी आंखें लाल और बाल चारों तरफ बिखरे हुए हैं। उसे देख के वो खड़ी ही नहीं हो पाती, बट किसी तरह खुद को संभालते हुए वो जितनी तेजी दौड़ सकती थी दौड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। सतोशी कहानी खत्म करके होटारो की तरफ देखता है, लेकिन होटारो उसकी कहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने ऐसे लिखने में लग जाता है। तभी सतोशी उससे पूछता है कि क्या ये कहानी पूरे स्कूल में मशहूर हो गई है। सतोशी जवाब देता है ये बहुत बड़ी बात है और ये सोचकर खुश होता है कि जल्द ही ईरू आकर इस मिस्ट्री को सुलझाने की बात करेगी। होटारो सतोशी को मिस्ट्री क्लब की कहानी बनाने देता है और खुद एक पेपर के टुकड़े पर कुछ लिखने लगता है। कुछ देर के बाद ईरू उनके पास आकर पूछती है कि क्या तुमने म्यूजिक रूम की मिस्ट्री के बारे में सुना है। होटारो उसकी बात काटकर कहता है सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही फेमस मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। ईरू उसकी बातों में फंस जाती है। होटारो उसे स्पाइडर क्लब के बारे में एक सीक्रेट कहानी बताने लगता है। होटारो बताता है कि स्पाइडर क्लब के बारे में स्कूल में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये क्लब हर साल अपने बारे में स्कूल में नोटिस बोर्ड पर पोस्टर लगाता है, लेकिन बहुत कम लोग उस पोस्टर को ढूंढ पाते हैं। ईरू ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और उनसे मदद मांगने के लिए कहती है। होटारो अपने ऐसे खत्म करके कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो सभी नोटिस बोर्ड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले वो नोटिस बोर्ड पर जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर होटारो सुझाव देता है कि ग्राउंड फ्लोर के नोटिस बोर्ड पर चलकर देखें। वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि नोटिस बोर्ड पोस्टरों से पूरी तरह से भरा हुआ था। वो दृश्य किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था, क्योंकि हर क्लब अपने पोस्टर से ज्यादा छात्रों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होता है। होटारो और उसके दोस्त एक एक पोस्टर को ध्यान से देखने लगते हैं। अंत में होटारो एक पोस्टर के नीचे छुपा हुआ स्पाइडर क्लब का पोस्टर ढूंढ निकालता है। ईरू इस मिस्ट्री को सुलझाने के बाद ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि इसमें कोई लूप होल है, लेकिन ज्यादा लेट होने की वजह से वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते समय सतोशी होटारो से पूछता है तुमने खुद एक झूठी कहानी बनाकर पोस्टर के नीचे क्यों लगाया, ताकि ऐसा लगे कि तुमने मिस्ट्री सुलझाई। होटारो ने सतोशी से कहा कि वो बस म्यूजिक रूम में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो रूम उसकी क्लास से काफी दूर था। सतोशी हंसता हुआ पूछता है कि क्या तुमने म्यूजिक रूम की मिस्ट्री के बारे में पता है। होटारो गंभीरता से जवाब देता है म्यूजिक रूम में कोई हमेशा ही बहुत ही पैशनेट इंसान होता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी संगीत के नाम कर दी होती है। ऐसे लोग रूम में सोते हैं ताकि उनका समय दूसरी चीजों में बर्बाद ना हो। वो खिड़कियां बंद करके कमरे में एक स्लीपर ट्रिगर जैसा कुछ सेट कर लेते हैं, जिससे म्यूजिक खत्म होने पर उन्हें जागने का पता चल सके। होटारो ने आगे बताया कि जिस लड़की ने दरवाजा खोला था उसने किसी को नहीं देखा, क्योंकि म्यूजिक खत्म होते ही वो पल के झपकाती लाल आंखों के साथ उठी थी, जो कम नींद के कारण हुई थी। इससे घबरा कर लड़की वहां से भाग गई थी। सतोशी मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारी एनर्जी बचाने वाली तकनीक हर समय काम नहीं करती, खासकर जब ईरू जैसी कोई तुम्हें काम में लगा सकती है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घटना को 1 महीने से ज्यादा हो गया था। होटारो अपनी नई दिनचर्या में बिजी हो गया था। वो शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसे अपनी क्लास खत्म होने के बाद शांति से बैठकर पढ़ने का मौका मिलता था। वह इस बात से खुश रहता था कि ईरू उससे कोई भी बातें नहीं करती और अपनी किताबों में खोई रहती है। ईरू की एक बहुत अच्छी आदत थी, वो आते ही सतोशी को अपने हैंडमेड कुकीज देती है। लेकिन एक दिन जब होटारो अपनी किताबें पढ़ते हुए चाय का आनंद ले रहा था, ईरू उसके पास आकर कहती है कि हमें क्लब में इस तरह निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। होटारो उसे बैठने के लिए कहता है अपनी एनर्जी ऐसे बेकार के कामों में बर्बाद मत करो, लेकिन ईरू शिकायत करती रहती है कि उनका क्लब उबाऊ है और कोई मजेदार काम नहीं करता। होटारो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये लिटरेसी क्लब है, ये कोई स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, यहाँ एक्टिविटीज की उम्मीद मत करो। ईरू कहती है कि हमें आने वाले स्कूल फेस्टिवल की कुछ तैयारी करनी चाहिए। होटारो जवाब देता है मुझे स्कूल फेस्टिवल में हिस्सा लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरू गुस्से से कहती है ये मैं नहीं सुनूंगी, हम कुछ तो करेंगे। ईरू सुझाव देती है कि वो फेस्टिवल में एक दुकान लगाएंगे। होटारो तुरंत इनकार कर देता है। ईरू समझाती है कि लिटरेसी क्लब हर साल फेस्टिवल के लिए एक एंथोलॉजी तैयार करता है। वो पूछती है क्या तुम्हें आसान लगता है हर दिन मेरी शिकायतें सुनना या फिर एंथोलॉजी बनाना। होटारो जवाब देता है मुझे नहीं पता कि एंथोलॉजी कैसे बनाते हैं। ईरू कहती है कि हमें बस पिछले साल की एंथोलॉजी को देखना होगा और उससे आइडिया लेना होगा। होटारो फ्रस्ट्रेट होकर अपने सिर पर हाथ रख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि चाहे वो कितनी भी एनर्जी बचाने की कोशिश करे, ईरू के साथ रहकर वो कभी शांति नहीं पा सकता। होटारो और ईरू एक बार फिर से किसी मिस्ट्री में उलझ गए थे। ईरू के मना करने के बावजूद होटारो को आखिरकार लाइब्रेरी की तरफ घसीट कर ले जाती है। जैसे वो लाइब्रेरी पहुंचते हैं, उनका सामना इबारा नाम की लड़की से हुआ। इबारा ने होटारो को देखते ही बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे किसी काम की चीज यहाँ नहीं हो सकती। होटारो तुरंत जवाब देता है क्या तुम्हें पता भी है कि पराई चीजों पर ध्यान कैसे दिया जाता है। इबारा गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन तभी सतोशी वहां आ जाता है। सतोशी के आते ही इबारा का रवैया बदल जाता है और वह शांति से बात करने लगती है।
ईरू इस बदलाव को देखकर होटारो से पूछती है ये क्या हो रहा है। होटारो मुस्कुराते हुए जवाब देता है इबारा मिडिल स्कूल के दिनों में सतोशी को पसंद करती थी। सतोशी ईरू और इबारा का परिचय करवाता है। ईरू तुरंत अपने मकसद पर आ जाती है और पूछती है क्या यहाँ पर लिटरेरी क्लब की एंथोलॉजी मिल सकती है। इबारा होटारो की ओर मुड़कर तंज कसती है क्या तुम जैसे लूजर को किसी क्लब में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। होटारो इबारा को चुप रहने के लिए कहता है, जबकि इबारा ईरू से कहती है कि उसने लाइब्रेरी में एंथोलॉजी कभी नहीं देखी। ईरू लाइब्रेरियन से अनुमति लेकर लाइब्रेरियन की पुरानी किताबें देखने की बात करती है। इस पर होटारो परेशान हो जाता है और लाइब्रेरी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ईरू उसे रोक लेती है और कहती है मैंने कसम खाई है कि तुम्हें काम करवा कर ही रहूंगी। जब वो लाइब्रेरियन का इंतजार कर रहे होते हैं, इबारा एक नई मिस्ट्री सोचने लगती है। हर शुक्रवार लंच ब्रेक के बाद एक किताब को ले जाता है और उसी समय को वापस रख देता है। ये अजीब है क्योंकि ये किताब हफ्ते भर के लिए उधार ली जा सकती है, लेकिन इसे हर बार अलग अलग लोग लेकर जाते हैं और शाम तक लौटा देते हैं। ईरू और सतोशी उत्सुकता से उस किताब को देखने की इच्छा जताते हैं। इबारा उन्हें किताब दिखाती है। वो एक खूबसूरत लेदर बाउंड किताब थी जिसमें स्कूल का पुराना इतिहास दर्ज था। होटारो इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी किताब में खोया रहता है। वो कहता है शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इसे सिर्फ अपने फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करता होगा। लेकिन इबारा इस बात से इनकार करते हुए कहती है ये हर बार अलग अलग लोग हैं जो इस किताब को पढ़ने आते हैं और वही पैटर्न दोहराते हैं। ये सुनकर होटारो भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी बचाने के लिए इस पर ध्यान नहीं देता। ईरू की जिद पर वो आखिरकार मान जाता है। होटारो ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को इस मिस्ट्री को हल करने में लगाया। उसने सोचा अगर इस मिस्ट्री को सुलझा दूं तो शायद ईरू मुझे चैन से जीने देगी। जैसे ही उसने पॉसिबल क्लूज के बारे में सोचना शुरू किया, मिस्ट्री सुलझाने का खेल दिलचस्प होने लगा। तभी वो उसे कहता है कि इस किताब को कोई पढ़ने के लिए नहीं ले जाता क्योंकि इतनी बड़ी किताब को कोई इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता। तो वो उनसे पूछता है कि इस किताब को और किस तरह के लोग यूज कर सकते हैं। इबारा कहती है कि शायद इसे कोई प्लो की तरह यूज करता होगा और सतोशी कहता है कि शायद उसे कोई सील की तरह यूज करता होगा और लास्ट में ईरू कहती है कि शायद उसे कोई बॉडी बनाने के लिए वेट की तरह यूज करता होगा। उनके जवाब से परेशान होकर होतारो खुद सोचने लगता है कि इस बुक को किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो उनके लिए कुछ क्लूज एक साथ जोड़ने लगता है कि जो भी इस किताब को ले जाता है वो सभी लड़कियां हैं और वह सभी क्लास 2 के हैं, लेकिन उसे कोई भी अच्छा क्लू नहीं मिलता। तो इबारा उस पर हंसने लगती है और तभी ईरू को उस किताब से अजीब सी स्मेल आती है। तो उसे वो स्मेल करती है, लेकिन इबारा को उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी और ईरू कहती है कि ये किसी पेंट की तरह स्मेल कर रही है। तो तभी होटारो को आइडिया आता है और वो उसे कहता है कि शायद उसे जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन वो उसको भी अपने साथ जाने के लिए बोलती है और वो उसे लड़के अपनी एनर्जी को खत्म नहीं कर सकता। तो वो चुपचाप उनके साथ चला जाता है। तो वो उन दोनों को 8th क्लास में ले जाते हुए कहता है कि फ्राइडे को सिर्फ एक ही क्लास होती है और वो है 8th, जहाँ पे डिफरेंट सेक्शन की लड़कियां एक साथ आती हैं और वहीं एक जगह है जहाँ वो लड़कियां उस किताब को ले जा सकती हैं। लेकिन वो दोनों अभी भी कंफ्यूज हैं क्योंकि वो लोग भला उसे क्यों ले जाते हैं। तब होटारो कहता है कि ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तब वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तब वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि हर एक पेंटिंग में एक लड़की उस किताब के साथ पोज दे के खड़ी है। वो लड़कियां उस किताब की खूबसूरत कवर की वजह से उसे अपने साथ पेंटिंग के लिए यूज कर रही हैं और क्योंकि किताब बहुत भारी है तो इसलिए वो अपने साथ उसे नहीं ले जाना चाहती। तो इसलिए वो किताब को लाइब्रेरी में वापस कर देते हैं। इसे देखकर इबारा और ईरू दोनों काफी इंप्रेस हो जाते हैं। जब वो लोग वापस लाइब्रेरी में आते हैं तब होटारो उन्हें शायद बात करते हुए सुन के सोचता है कि उसने ऐसा प्लान नहीं किया था कि वो यहाँ पे फ्रेंड्स और मेमोरीज बनाने के लिए आया है। वो तो यहाँ पे बस कम से कम काम करके निकल जाएगा। लेकिन ईरू फिर से उसे पकड़ के कहती है कि वो लोग अभी लाइब्रेरियन का वेट करेंगे क्योंकि उन्हें एंथ्रोलॉजिस्ट अपनी और बाकियों को इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन होटारो कहता है कि वो लोग एक दिन से जरूर ढूंढ लेंगे। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ईरू होटारो को कॉल करके कहती है कि वो उसे अर्जेंटली कुछ कहना चाहती है और वो कल का इंतजार नहीं कर सकती। तो होटारो उसे मना करने की कोशिश करता है, बाद में वो नहीं कर पाता। तो उस दिन शाम को वो एक कैफे में जाता है जहाँ वो कॉफी पीते पीते उसका इंतजार करता है क्योंकि वो लेट थी। थोड़ी देर के बाद ईरू आके उसके साथ बैठ जाती है। तब वो उससे पूछता है कि वो उससे क्या कहना चाहती है, लेकिन उसे कुछ कहने के लिए ईरू थोड़ा तंग करती है। तो उससे परेशान होकर होतारो वहां से खड़ा होकर जाने लगता है। तभी वो उसे रोक के कहती है कि वो थोड़ी नर्वस है। तब वो उससे पूछता है कि वो भला किस बात पर नर्वस है। तब ईरू की तरफ देख के कहती है कि वो उससे कुछ कन्फेस करना चाहती है। इसे सुनते ही होटारो तो सरप्राइज होकर बैठ जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि वो उसे कहने वाली है कि वो उससे प्यार करती है। तब ईरू थोड़ी इधर उधर की बातें करके मेन बात पे आती है कि उसे उसकी एक मिस्ट्री सॉल्व करने में उसकी हेल्प चाहिए। वो कहती है कि उसका एक अंकल था जो उनके स्कूल में 45 साल पहले पढ़ता था। वो उनके टाइम में मिली थी। वो बायोलॉजी क्लब का प्रेसिडेंट था और 7 साल पहले वो इंडिया में किसी काम से गया था, लेकिन उसके बाद उसके अंकल वहां से लापता हो गया। वो कहती है कि बचपन में वो और उसके अंकल हमेशा एक साथ ही टाइम बिताते थे। ईरू को थोड़ी थोड़ी बातें याद आती हैं कि वो उसके अंकल के साथ पार्क में खेलने जाती थी
ये सब कहने के बाद वो मेन पॉइंट पे आती है कि एक दिन वो अपने घर में खेल रही थी और तभी वो अपने अंकल से एक सवाल पूछती है, लेकिन उसका जवाब उसके अंकल ने इस तरह दिया कि वो डर के रोने लगती है। और वो आंसर देने के बाद उसका अंकल भी शॉक हो गया था और उसे उसके सामने रोता हुआ देख के भी उसने कुछ नहीं किया। फिर उसकी मॉम जाके उसे अपने रूम में ले आई, जहाँ उसे नींद आ गई और उसे वो आंसर याद नहीं रहा और उसने उसे दोबारा याद करने की कभी कोशिश भी नहीं की। कुछ दिनों के बाद वो उसे भूल भी गई, तो वो इस वजह से ओटारो से मदद मांगती है, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही ओटारो से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो रियलाइज करता है क्योंकि ये बचपन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर उसे याद आ गई तो ऐसा हो सकता है कि उसके लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल जाए और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तो वो उसे खुद को याद करने को कहता है या फिर अपने किसी दोस्त से मदद लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो वो कहती है कि उसने ट्राई की थी बट वो नहीं कर पाई और उसने अपने स्कूल के स्टाफ को भी अपने अंकल के बारे में कुछ पूछा था, लेकिन वहाँ कोई भी इतना पुराना नहीं है, तो वहाँ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। और वो ये भी कहती है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो किसी को भी अपने पास्ट के बारे में बताएगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उसके पास्ट के बारे में किसी और को भी पता चले। और उसने उससे इसलिए मदद मांगी थी क्योंकि वो थोड़ा बहुत उसके अंकल जैसा ही है। तब होटारू कहता है कि उसके पास स्कूल में 3 साल हैं, तो इतना टाइम काफी है किसी चीज को याद करने के लिए। लेकिन ईरू कहती है कि वो उसके अंकल के फ्यूनरल से पहले ही उसे याद करना चाहती है, क्योंकि उसके अंकल की खबर कई सालों से नहीं मिली है, तो लोग उसे मरगवा घोषित करके उनके फ्यूनरल बहुत ही जल्द करने वाले हैं। तो इसकी वजह से वो उसकी बात को याद करना चाहती है ताकि वो अपने अंकल को अच्छे से गुड बाय कह सके। ये कह के वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो उसे देख के होटारू कहता है कि ठीक है, वो उसकी मदद करेगा, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तब ईरू उसे थैंक्स कहती है। ये होने के बाद बहुत सारे दिन हो गए थे और उनके मिड टर्म एग्जाम भी आ जाते हैं, जिस वजह से सारे क्लब की एक्टिविटी बंद कर दी जाती है ताकि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। तो एंथोलॉजी क्लब भी बंद रहता है, इस वजह से ईरू से वो नहीं मिल पाता। वो सतोचे के साथ ही मिलता है क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। तो इन दोनों वो स्कूल जाता है और घर आके पढ़ाई करता है। ऐसे करते करते उसके फाइनल एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं। तो फिर वो सीधा घर आके अपनी बेड पे आराम करता है और तभी उसे अपनी डेस्क पे अपनी बहन की दी हुई एक लेटर दिखता है। वो उसे खोल कर देखता है, जहाँ उसकी बहन ने लिखा है कि वो अभी इस्तांबुल में है, वो किसी शहर में नहीं बल्कि जापान की एम्बेसी में है, क्योंकि उसके पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो वो सब पूछती है कि क्या उसने एंथोलॉजी लैब ज्वाइन की, अगर किया है तो वो कहाँ पे है और उसमें कितने मेंबर्स हैं। वो ये भी कहती है कि स्कूल फेस्टिवल आ रहा है तो उन्हें एक एंथोलॉजी तैयार करनी चाहिए। तब से वो उनकी ट्रेडिशन जैसा बन गया है और साथ में वो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कहती है जिससे उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो कहती है कि पुराने एंथोलॉजिस्ट उन्हें लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे, वो सब उन्हें केमिकल लॉकर में मिलेंगे जो उनकी क्लासरूम में है। वो ये भी कहती है कि अगर वो लॉक नहीं है तो वो उसे खोल सकते हैं। इसे देख के होटारो बहुत ही अच्छा फील करता है क्योंकि अब उसे एंथोलॉजिस्ट को ढूंढने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो अगले दिन वो सभी क्लासरूम में मिलते हैं और होटारो वहां जाके कहता है कि अब उसके क्लब में एबारा भी ज्वाइन कर ली है। फिर वो अपनी बहन के लेटर के बारे में कहता है, जिसे सुन के सभी लोग खुश हो गए, लॉकर को ढूंढने लगते हैं बट उन्हें लॉकर नहीं मिलता। तो सभी लोग सोचते हैं कि आखिर वो लॉकर गया तो किधर गया। तब सतोशी शांत होकर कहता है कि हर सीजन में क्लब का क्लासरूम को चेंज कर दिया जाता है, तो उनकी क्लासरूम को भी चेंज किया गया होगा। तो वे सभी जल्दी से स्टाफ रूम में जाके उन्हें पूछने की कोशिश करते हैं। तभी होटारो उन्हें रोक के कहता है कि उसने पहले से ही पूछ लिया है और वो रूम आज के बायोलॉजी क्लब में है। तो वो दोनों लड़कियां उसे सुनते ही बाहर निकल जाती हैं। तो उन्हें जाते हुए देख के होटारो बैठ जाता है, ये सोच के शायद वो लोग उसे भूल गए, लेकिन एबारा वापस आके उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। वो लोग बायोलॉजी क्लब में पहुंचते हैं। तब रास्ते में ये होता है, होटारो सोते सोते 2 बॉक्स को नोटिस करता है। फिर जब ईरू दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तब वो दरवाजा बंद होता है और तब वो अंदर आवाज देती है और तभी अंदर से एक लंबे बालों वाला लड़का निकल के आता है और वो निकलते ही दरवाजे को बंद भी कर देता है। वो उन्हें कहता है कि वो लैब करंटली न्यूज़पेपर क्लब के यूज में है, फिलहाल वो अकेला है क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं आया। और जब वो लड़का पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तभी होटारो रियलाइज करता है कि उसके रूम में से फ्रेशनर की खुशबू आ रही है। तो ईरू कहती है कि वो एंथोलॉजी क्लब के प्रेसिडेंट है और वो यहाँ पे लोगों को ढूंढने आई है जहाँ उनकी एंथोलॉजिस्ट है। तब वो कहता है कि वहाँ उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तब वो उसे कहती है कि शायद वो कहीं अंदर पड़ा होगा। तब वो लड़का कहता है कि उन्हें नहीं लगता और अभी रूम को उसने ले लिया है, तो वो लोग अभी उसे नहीं देख सकते। ये सुनते ही होटारो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एबारा उसे रोक के कहती है कि अगर उन्हें वो लॉकर यहाँ नहीं मिला तो उन्हें पूरे स्कूल के क्लब में ढूंढना पड़ेगा। ये सुनते ही वो वापस मुड़ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतनी सारी एनर्जी को खर्च करे। तब ईरू उससे कहती है कि ये क्लासरूम है तो वो लोग उसे देख सकते हैं। तब वो लड़का थोड़ी देर सोच के कहता है कि ठीक है, वो लोग देख सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी देख के वहां से निकलना पड़ेगा। तो फिर वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही होटारो नोटिस करता है कि टेबल पर पेपर्स पड़े हुए हैं और वहाँ पे एक रेडियो भी है और सारी खिड़कियां भी खुली हुई हैं और साथ में एक फैन भी खिड़की की तरफ चल रहा है। और जब वो लोग लॉकर को ढूंढने लगते हैं
तब वो लड़का बहुत ही शांत होता है। तभी ईरू कहती है कि वहाँ उन्हें वो नहीं मिला। इसे सुनकर वो लड़का थोड़ा रिलीफ फील करता है। तो तभी होटारो उससे पूछता है कि उन्होंने पुरानी चीजों को कहीं रख दिया है। तो वो कहता है कि हाँ, कि वो कुछ कार्डबोर्ड को दूसरी जगह ले गए थे। तब होटारो कहता है कि उन्हें पूरे रूम में अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रूम में बहुत सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं। जिसे सुन के वो लड़का अचानक गुस्सा होकर कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो होटारो कहता है कि उसे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो वो लड़का भी और गुस्सा होकर कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो लोग उसकी चीजों को हाथ लगाएं। तो होटारो फिर से उससे कहता है कि वो चीजों को अपनी जगह रख देंगे, जिससे वो बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है और गुस्सा होकर उनको चुपचाप वहां से चले जाने के लिए कहता है, जिसे देख के दोनों लड़के डर जाते हैं। होटारो उसे देख के समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। तो वो कहता है ठीक है, वो लोग निकल जाएंगे, लेकिन वो उन्हीं के एक मेंबर को पूरे रूम को अच्छे से सर्च करने देंगे। इसे सुनकर वो लड़का बहुत डर जाता है। तो उसे देख के होटारो कहता है हमें लाइब्रेरी में किसी काम से जाना है और हम जल्दी ही वापस आएंगे, हमें सिर्फ वो एंथोलॉजी चाहिए बस। और अगर इस वक्त उसे वो एंथोलॉजी मिल जाए तो वो उसे उनके क्लब रूम में जाकर दिया है। ये सुनकर वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है ठीक है, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे वहां जाकर जरूर रख दूंगा। तो होटारो उन दोनों लड़कियों को लेकर बाहर आ जाता है, फिर थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद वो अपने रूम में जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि एंथोलॉजी तो वही है। तो इबारा उसे देख के पूछती है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि ये एंथोलॉजी उसी के पास थे। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ये बात किसी को नहीं कहनी। इबारा मान जाती है। तो होटारो कहता है कि वहां जाते ही उसने 2 इंफ्रारेड सेंसर्स देखे थे, जिसे देख के उसे थोड़ा शक होने लगा। और जैसे ही वो लड़का बाहर आया तो वो किसी चीज को अपने रूम में छुपाना चाहता था। और जैसे ही वो सब रूम के अंदर गए तो उसने देखा कि सारी खिड़कियां खुली हुई थी और एक फैन खिड़की की तरफ चल रहा था, जबकि वहां बहुत सारे कागज थे जो उड़कर बाहर जा सकते थे। फिर भी उसने ऐसा किया, इसका मतलब वो रूम से हवा को बाहर निकलना चाहता था। तो इबारा पूछती है क्या वो सिगरेट पी रहा था। तो होटारो कहता है हाँ, वो वहाँ सिगरेट पी रहा था। और वो उसे बाहर की सेंसर को सिग्नल देता है। वो एक बहुत रिच परिवार से है, तो अगर किसी को पता चले कि वो स्कूल में सिगरेट पीता है तब उसका खेल खत्म हो जाएगा। और वो कहता है कि शायद वो सिगरेट उसी लॉकर में थी, जिस वजह से वो उन्हें वो लॉकर दिखाने से डर रहा था। तभी वहाँ पर सतोशी भी आ जाता है। और तभी होटारो देखता है कि ईरू एक इशू को देखकर बहुत ही सीरियस हो गई है। तब वो उसे साथ में ले जाकर दिखाती है कि उस इशू का नाम है हागा। तब उससे कहती है कि उसने इसके बारे में ही अपने अंकल से पूछा था, जिसके जवाब में वो डर गई थी। तब वो रियलाइज करता है कि 45 साल पहले कुछ तो हुआ था। तो होटारो उस इशू को लेकर पढ़ने लगता है, जहाँ लिखा है कि सीक्यू को जाते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। वो सिर्फ एक हीरो बन के नहीं, बल्कि एक लेजेंड बन के एक इंस्पिरेशन बना और उन सभी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया। उसे स्कूल की हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तभी ईरू अपने सिर को पकड़कर कहती है कि वो सच में बहुत ही करीब है, लेकिन वो उसके दिमाग में नहीं आ रहा। तब होटारो उस इशू को देखता है और कहता है कि वो तो सेकंड इशू है। वो इबारा से पहले इशू को ढूंढने को कहता है, लेकिन इबारा कहती है कि वहाँ तो पहला इशू है ही नहीं। ये सुनकर ईरू थोड़ा उदास हो जाती है। फिर वो सभी घर जाने लगते हैं। और तभी होटारो ईरू से कहता है कि शायद उसे सतोशी और इबारा से भी मदद लेनी चाहिए। तब वो कहती है कि वो बहुत सारे लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहती। तो होटारो उससे पूछता है कि क्या तुम उन्हें फ्रेंड नहीं मानती। तब वो अचानक रुक के कहती है वो कल उन्हें बता देगी। तब अगले दिन वो उन दोनों को अपनी प्रॉब्लम बता देती है और सतोशी और इबारा दोनों ही उसे सपोर्ट करते हैं। 45 साल पहले क्या हुआ था इसका पता लगाना उनका मेन गोल बन जाता है। नेक्स्ट संडे वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग ईरू के घर पर अपनी अपनी थ्योरी बनाकर ले जाएंगे कि 45 साल पहले क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होटारो हमेशा की तरह आलसी बनकर सतोशी का इंतजार करता है। और तभी सतोशी दूर से चिल्लाकर उसके पास आ जाता है। और उसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वो शहर से थोड़ी दूर कंट्री साइड में चले जाते हैं। और रास्ते में ही होटारो सतोशी से पूछता है कि क्या उसे अपनी हाई स्कूल लाइफ में इतना एनर्जेटिक बन के जीने में मजा आता है। तब सतोशी अपने साइकिल को थोड़ा स्लो करके कहता है कि हाँ, उसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन वो जितना हो सके उतना इसमें खुश रहने की कोशिश करता है। तो होटारो अपनी लाइफ को देखने लगता है कि वो तो उसका बिल्कुल उल्टा है। वो किसी भी चीज में मजा नहीं ढूंढता और उससे ज्यादा लोगों से मिलना भी पसंद नहीं है। जिसके बाद वो लोग ईरू के घर पहुंच जाते हैं, जो काफी बढ़िया है। फिर सतोशी उस गेट में पहुंचकर सोचता है कि शायद उसे कोई क्लूज या मैजिक के अंदर ले जाएगी, लेकिन अंदर जाते ही तब वो दोनों मिलते हैं ईरू से, जो उन्हें अपने गेस्ट रूम में ले जाती है। और वहाँ चलते चलते वो दोनों देखते हैं कि उनका घर तो काफी पुराने जमाने का है। जब वो दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ तो इबारा पहले से ही बैठी हुई है। तो फिर वो सभी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और फाइनली ईरू अपनी मीटिंग शुरू कर देती है और कहती है कि वो सभी एक एक करके अपनी थ्योरी देंगे और बाकी लोग सुनकर अपने अपने ओपिनियन देंगे। तो सबसे पहले ईरू अपनी सीरियस थ्योरी बताएगी। वो अपने बनाए हुए नोट उन्हें देकर कहती है कि शायद 45 साल पहले जब उनके स्कूल में फेस्टिवल चल रहा था तभी स्कूल में कुछ बदमाश लोग घुस आए थे और फिर वो लोगों से पैसे लेने लगे थे। जिसके बाद जब उनके अंकल ने उन्हें देखा
तब वो बाकी स्टूडेंट को लेकर उन्हें भगाने लगे। भागते वक्त उसने शायद कुछ गुंडों को मारा था, जिससे तीसरे के देखने के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वो अपनी थ्योरी को खत्म करती है, जिसके बाद बाकी सब कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि उस तरह के फेस्टिवल 40 साल पहले शुरू हुए थे और उसके अंकल के साथ जो कुछ भी हुआ है वो 45 साल पहले हुआ था। और सेकंड, उनका स्कूल इस तरह की दुकानें खोलने नहीं देती जहां वो लोग कुछ भी बेचकर पैसे कमा सकें, ताकि स्टूडेंट के सिर पर पैसे ना आए। तो अगर उस समय में कोई भी ऐसी दुकान थी ही नहीं तो वहाँ कोई भी पैसे लूटने क्यों आएगा। वो अपनी थ्योरी को खत्म करती है, जिसके बाद बाकी सब कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उनकी बातों को सुनकर वो मानती है कि हाँ, उनकी बातों में पॉइंट तो है। फिर सतोशी और इबारा कहते हैं कि वो लोग यहाँ बैठे बैठे थक गए हैं, तो क्या वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि बाहर दिन भी काफी अच्छा है। तो फिर वो लोग बाहर जाते हैं और इस बार इबारा अपनी थ्योरी बताती है कि 45 साल पहले कि शायद उनके स्कूल ने गवर्नमेंट के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि वो लोग उनके स्कूल को अपने कंट्रोल में लेकर स्टूडेंट को मैनिपुलेट करके अपने लिए फंड्स इकट्ठा करना चाहते थे। लेकिन शायद गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाई और सारे स्टूडेंट और टीचर मिलकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। और उन सभी में शायद ईरू का अंकल मेन लीडर थे। जिसके बाद जब गवर्नमेंट ने उन्हें देखा तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। सतोशी और होतारो दोनों उसकी थ्योरी सुनकर कहते हैं कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उसकी थ्योरी में कुछ लूप होल्स भी हैं। लेकिन तभी सतोशी कहने लगता है कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो वो सभी किचन में जाते हैं जहाँ ईरो उन सबके लिए खाना बनाती है। इन सब के बाद वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और इस बार सतोशी अपनी थ्योरी बताता है। वो कहता है कि उसकी थ्योरी भी बाकियों की तरह ही है और उसके हिसाब से 45 साल पहले गवर्नमेंट और स्कूल के बीच लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय में उनकी गवर्नमेंट काफी पावरफुल थी और ऐसा नहीं हुआ था। तो इसका मतलब लड़ाई स्टूडेंट और टीचर के बीच में हुई थी। शायद टीचर स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ाई करने पर फोकस करने के लिए फेस्टिवल के दिन को काम करना चाहते थे, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट गुस्से में आ गए। और इसी बीच शायद ईरू के अंकल ने किसी टीचर को पंच किया था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। तब होटारो कहता है कि अगर ऐसा होता तो उनके अंकल को जुलाई में ही निकाल देते, जिस महीने में फेस्टिवल होता है, लेकिन उनके अंकल को अक्टूबर में निकाला गया था। तो इबारा और सतोशी ये कहते हैं कि इसके अलावा उसके पास कोई और भी थ्योरी नहीं है। इसके बाद सभी होतारो की तरफ देखते हैं और तभी होतारो रियलाइज करता है कि उसने जो भी थ्योरी बनाई थी उसे सभी ने डिस्कस कर लिया है। तो वो सभी को अपनी थ्योरी बताने के लिए फोर्स करता है, जिसके बाद वो खड़े होकर ईरू से बाथरूम का रास्ता पूछता है। वहाँ जाते वक्त वो एक रूम को देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये शायद ईरू का रूम होगा। और वो ये देखकर थोड़ा बुरा महसूस करता है कि ईरू इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन उसने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो बाथरूम में जाकर सोचने लगता है कि क्या वो कोई थ्योरी बना सकता है जिससे वो उस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। फिर कुछ देर के बाद वो उनके पास वापस आता है और वो आते ही कुछ पॉइंट्स बताने लगता है। पहला, उन्हें पता है कि उनके अंकल को अक्टूबर में निकाला गया था और लड़ाई जून में हुई थी। दोनों इंसिडेंट के बीच में बहुत सारे महीने आते हैं। और दूसरा, लड़ाई स्कूल के अंदर हुई थी, इसका मतलब लड़ाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में थी। और शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि टीचर स्टूडेंट से कुछ छुपाना चाहते थे जो उन्हें बहुत पसंद था। और अगर वो लोग ध्यान से सोचें तो उन्हें ये पता चलता है कि स्टूडेंट को उनके हाई स्कूल में एक ही चीज चाहिए थी, और वो थी स्कूल फेस्टिवल, क्योंकि वहीं पर हाई स्टूडेंट अपनी कृत्यों को बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सप्रेस कर सकता है। और शायद यही मेन रीजन है लड़ाई का। उन्हें ये भी पता है कि पहले स्कूल का फेस्टिवल 1 दिन का हुआ करता था और अब सिर्फ 3 दिन का होता है। तो शायद उस दिन कुछ हुआ था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। शायद टीचर तीसरे फेस्टिवल के दिन को कम करना चाहते थे, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट गुस्से में आ गए थे। इसके बाद वो सभी मिलकर प्रोटेस्ट करने लगे और आखिरकार वो सभी टीचर के साथ लास्ट में एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, जहाँ टीचर्स वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। सीकी शायद उनमें से एक था जो उन प्रोटेस्ट को मेन लीड कर रहा था। तो टीचर ने उसे देख लिया और ताकि वो लोग आगे जाकर ऐसा कुछ न कर पाए, इसके लिए सारे टीचर मिलकर उसे स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं। लेकिन वो लोग उसे इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा करते तो सारे स्टूडेंट फिर से जाग जाते। तो उन्होंने कुछ ठंडा होने का इंतजार किया और फिर अक्टूबर में किसी छोटी सी गलती की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया। वो शायद किसी हीरो की तरह स्कूल से बाहर निकला, जिसकी वजह से इशू नंबर 2 में उसे हीरो के रूप में बताया गया है। ये सुनकर ईरू खुशी से कहती है कि अब फाइनली उसे पता चल गया है कि उस वक्त क्या हुआ था। और सतोशी और इबारा के पास भी उसकी थ्योरी के खिलाफ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ईरू फिर भी संतुष्ट नहीं होती। तो वो होटारो से पूछती है कि अगर वो प्राउडली लेजेंड की तरह स्कूल से निकाला गया तो वो उसके जवाब से क्यों रोई थी। इसका जवाब तो अब होटारो के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे थैंक यू कहती है क्योंकि अब वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने के लिए निकलते हैं, जहां ईरो होटारो को एक छतरी देती है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। फिर वो दोनों वहां से बाहर आने लगते हैं और तभी सताशी होटारो से पूछता है कि उसने कुछ दिनों के बाद उसे किसी चीज पर एफर्ट करते हुए देखा है, तो क्या यह ईरू की वजह से है। तो होटारो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत उनकी तरह जीना चाहने लगा है। वो कहता है
जब वो तीनों को देखता है तब उसे देखकर उसे कुछ करने का मन करता है। तो सतोशी उससे पूछता है कि क्या वो सोचने लगा है कि उनकी तरह खुश होकर जीना एक्चुअली बुरा नहीं है। उटारू कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। ये कहकर वो दोनों वापस साइकिल पर घर जाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। तो बस दोस्त, इस वीडियो में इतना ही था। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।